बंगाल की पुलिस अगर इसकी जांच करेगी तो कभी सच्चाई सामने नहीं आएगी, क्योंकि बंगाल पुलिस का रवैया आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर चिंता जाहिर किया है। पेरेंट्स जब भागे भागे आते हैं तो पेरेंट्स को रोक दिया जाता है। वहाँ पे बलात्कार हुआ हो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करा देना, और बलात्कारियों जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए 7,000 की भीड़ भेज देना। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को आकर इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। अभी तक हमने मामले देखे हैं जहां पर ये तीसरा सबसे बड़ा रेप केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर जो है सुनवाई की है। इस पर क्या कहना? देखिए, ये मामला बिल्कुल अलग है। आज़ादी के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहां पे बलात्कार हुआ हो किसी हॉस्पिटल में और वहां के डॉक्टरों ने एफआईआर कराने में देरी किया हो। इस मामले में ये अपने आप में यूनिक है। पहली बात तो एक डॉक्टर से 36 घंटे ड्यूटी कराई जाती है, लेडी डॉक्टर से 36 घंटे से ड्यूटी कराई जाती है। क्या इसमें भी कोई साजिश थी? इसकी भी जांच होनी चाहिए। उसको 36 घंटे क्यों रोका गया? दूसरा, जब उसकी हत्या हो जाती है बलात्कार के बाद और हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चलता है, हॉस्पिटल के मुखिया को पता चलता है, वो एफआईआर नहीं कराते। पेरेंट्स को देर से सूचना देते हैं। पेरेंट्स जब भागे भागे आते हैं तो पेरेंट्स को रोक दिया जाता है। पेरेंट्स ने खुद कहा है कि हमें 3 घंटे रोक के रखा गया। ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये आज तक कभी हुआ नहीं, आज़ादी के बाद से आज तक। पोस्टमार्टम में देरी होती है, और सबसे बड़ी बात ये, जहाँ पे ये बलात्कार हुआ, जहाँ पे हत्या हुई, उस एरिया को क्लोज नहीं किया गया, उसको जो है सेफ नहीं किया गया। वहाँ पे लोगों को आने जाने दिया। वहाँ पे वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, और उस पर दलील क्या दी जा रही कि हमने तो ठेका पहले दिया हुआ था इसलिए कंस्ट्रक्शन वाले काम करे। 1 महीने पहले ठेका दिया, पहले कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, और हत्या बलात्कार हो गई तो कंस्ट्रक्शन करने वाले आ गए। वहाँ झाड़ू पोछा कर रहे हैं, वहाँ से एविडेंस मिटा रहे हैं। और उससे भी खतरनाक आज तक जो आज़ादी के बाद से कभी हुआ नहीं था, 7,000 लोगों की भीड़ आती है। जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला करती है वो 7,000 की भीड़। जो लेडी डॉक्टर का हॉस्टल है वहाँ पे वो 7,000 की भीड़ जाती है, वहाँ हमला करती है। जेंट्स डॉक्टर के जो हॉस्टल है वहाँ भी हमला करती है। नतीजा ये है कि 700 में से लगभग 600 डॉक्टर डर के मारे चले गए, वहाँ रुक ही नहीं रहे। आज़ादी के बाद आज तक बलात्कारियों के पक्ष में कुछ लोगों ने बयान तो दिया है, बलात्कारियों के पक्ष में कुछ लोगों ने बलात्कारियों को डिफेंड करने की कोशिश तो किया है। कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जहाँ डिफेंड किया, लेकिन बलात्कारियों को बचाने के लिए एविडेंस साफ कर देना, जहाँ पे बलात्कार हुआ हो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करा देना, और बलात्कारियों जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए 7,000 की भीड़ भेज देना, ये कभी नहीं हुआ था। 7,000 की भीड़ ऐसे ही इकट्ठा नहीं हो सकती है। अगर आपको 500 कैपेसिटी का कोई ऑडिटोरियम है, यहाँ दिल्ली में 500 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बहुत सारे हैं जहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या बाकी जगह पे, 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन जब कई लोग मेहनत करते हैं तब 500 की भीड़ इकट्ठा होती है। यहाँ 7,000 की भीड़ आ गई, हाकी डंडे लेके आ गई, मारने पीटने पे आ गई, हॉस्पिटल में दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, पुलिस भाग रही है उनसे बच के। ये आज़ाद भारत में कहीं नहीं हुआ था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। और मेरा ये कहना है, इस पूरी की पूरी साजिश का पर्दाफाश तब होगा जो वो डॉक्टर था, जो मुखिया था, जिस उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक इसका पूरी नहीं। दूसरा, जो ये 7,000 पकड़े आए थे गुंडे, ये 7,000 गुंडों में सभी 700 को भी नहीं पकड़ा। अगर 700 को पकड़ लेती बंगाल की पुलिस तो ये मान लेते भैया ठीक है 10% लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 7,000 में से 700 भी नहीं पकड़े गए, सारे के सारे बाहर घूम रहे हैं। किस पार्टी के ये 7,000 हैं? किस नेता के इशारे पे आए? किसने इन 7,000 को भेजा? ये 7,000 की भीड़ बलात्कारियों को क्यों बचाना चाह रही थी? ये 7,000 की भीड़ हत्यारों को क्यों बचाना चाह रही थी? ये तभी होगा जब ये जो गुंडे बदमाश आए, इनमें से भी कम से कम 50-100 का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, तब पता चलेगा ये किसके इशारे पे आए थे, किसने इनको भेजा था। जी, ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो 7,000 लोग घुसकर आए थे, जिन्होंने तोड़फोड़ की, हल्ला मचाया, इसमें से जो है 32 लोग सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं। मतलब 7,000 में से सिर्फ 32 लोग, 0% भी नहीं मान सकते हम इस चीज़ को। तो इसमें से 2, जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लोग जो इसमें अभी शिनाख्त हुई है उनकी, वो टीएमसी के कार्यकर्ता है, और जितने प्रदर्शनकारी हैं वो ऑलमोस्ट 20 से कम की उम्र वाले लोग हैं। ये जो 7,000 की भीड़ आई है,
और जो अभी पकड़े गए 34-35, जब तक इनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं होगा तब तक पूरी सच्चाई सामने आएगी नहीं। और बंगाल की पुलिस अगर इसकी जांच करेगी तो कभी सच्चाई सामने नहीं आएगी, क्योंकि बंगाल पुलिस का रवैया आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर चिंता जाहिर किया है। डॉक्टरों पे हमले हो रहे थे तो बंगाल की पुलिस वहाँ से भाग गई। कौन कहे लाठी चलाए, कौन कहे हवाई फायरिंग करे, बहुत तरीके होते हैं। वहाँ अलग फोर्स बुला लेना चाहिए था, वहाँ की पुलिस ने कुछ नहीं किया, वो सिंपली भाग गए, डॉक्टरों को मरने के लिए छोड़ दिया। जी जी। संदीप घोष की बात करें, जो आरजीकर के पूर्व वो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जो है ये जब घटना हुई थी तो उन्होंने कुछ घंटे बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जो कि एक्सेप्ट नहीं होता। फिर बंगाल सरकार क्या करती है कि उन्हें दूसरे कॉलेज में उनको जिम्मेदारी दे देती है। तो इस पर जो है कलकत्ता हाईकोर्ट सवाल पूछता, फटकार लगाता है कि आप ऐसी घटना में, ऐसी स्थिति में आप दूसरे में ट्रांसफ़र कैसे दे सकते हो। और संदीप घोष, अब तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। जब हमने उनके बारे में पता किया तो वो भ्रष्टाचार लिप्त है, वो पूरे के पूरे। देखिए, संदीप घोष को जब तक सीबीआई जांच नहीं करेगी, सीबीआई संदीप घोष को इंट्रोगेट नहीं करेगी, सीबीआई जब तक संदीप घोष के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि जब तक संदीप घोष का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं होगा तब तक पूरी की पूरी सच्चाई सीबीआई को भी नहीं पता चलेगी। संदीप घोष ऐसा तो है नहीं कि उसको सीबीआई पीट लेगी, लाठियों से पीट पीट को उगलवा लेगी। तो एक ही तरीका है, संदीप घोष सच बोलेगा नहीं, सीबीआई उसको लाठियों से पीटेगी नहीं, तो सच सामने कैसे आएगा? सच तब सामने आएगा जब संदीप घोष का भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। सर, बंगाल सरकार पर तो बहुत सारी उंगलियां उठ रही है, करोड़ों लोग जो है उन पर उंगली उठा रहे हैं। तो संदीप घोष जो पता है कि वो भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ पहले भी जो है पुलिस स्टेशन में बहुत जगह पर रिपोर्ट लिखाई गई है, छात्राओं ने लिखाई है, उनके कलीग्स ने लिखवाई है। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ है, उनके साथ के कलीग अली अख्तर जी, उन्होंने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं संदीप घोष पर। तो बंगाल सरकार क्यों नहीं इस पर मतलब चर्चा कर रही है? अगर हम देखें यूपी में अगर केस हो, कोई भी घटना होती है तो किस तरह से हर एक व्यक्ति की जांच होती है, उसकी जन्म कुंडली निकाली जाती है। मान लीजिए अगर किसी अस्पताल में ये चीज़ हुआ होता तो उसके प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक पूरी जन्म कुंडली निकालते वो यूपी पुलिस वाली, यूपी की गवर्नमेंट। तो बंगाल सरकार क्यों नहीं? संदीप घोष को सस्पेंड नहीं किया, संदीप घोष को टर्मिनेट नहीं किया, बल्कि संदीप घोष को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया। इसका मतलब कहीं न कहीं संदीप घोष को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और सत्ता का संरक्षण तभी मिलता है जब उसके घर में कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो और या तो सत्ता को पैसा मिलता हो। तो अगर संदीप घोष के घर में कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, सांसद है, तब तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका दूसरा मतलब यही हुआ कि संदीप घोष कहीं न कहीं नीचे से वसूली करता था और संदीप घोष वो पैसा ऊपर पहुंचा रहा था। ये बड़ा क्लियर है। माना तो ये भी जा रहा है कि संदीप घोष ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी हैं, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं वो बचकर निकल जाते हैं। जिस तरह से हॉस्पिटल में लड़कियों ने, छात्राओं ने, बहुत लोगों ने ये बोला है कि वहाँ पे सेक्स रैकेट भी चलाया जाता है, इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। पुलिस जो है, प्रशासन वहाँ पे खड़ी होती है, उनके बावजूद भी भीड़ अंदर घुस आती है, तोड़फोड़ करती है। तो किस बात की ये पूरा का पूरा जो है खेल देखा जा रहा है? अगर ये घटना अगर देखा जाए तो मान सकते हैं कि संजय रॉय जो आरोपी है वो सिर्फ एक मोहरा है, बाकी इसके पीछे तो बहुत कई लोग हैं जो बड़े बड़े हाथ हैं, जिनको बचाने में शायद ममता बनर्जी लगी हुई है। इसीलिए सीबीआई को तत्काल संदीप घोष का भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग करना चाहिए। जो वहाँ हुड़दंगे आए थे जो 7,000, उसमें से कम 700 को पकड़ के उनको भी पहले उनका भी टेस्ट करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, संदीप घोष को भी संरक्षण प्राप्त है और उन दंगाइयों को भी संरक्षण प्राप्त है। हमें तो लगता है ये 7,000 एकाएक इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इन 7,000 को भी पॉलिटिकल पार्टी ने ही भेजा है, लेकिन जब वो तभी असली नाम तब पता चलेगा। वैसे नाम तो सबको पता है किसने भेजा है, लेकिन जब तक उनमें से 10, 20, 50 का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं होगा, तब तक वो नाम नहीं आएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी के किस नेता ने इन 7,000 लोगों को भेजा था। धन्यवाद। सर, बंगाल सरकार ने और भी सवाल है मेरे थोड़े से। बंगाल सरकार ने जो है एसआईटी गठन की है, ये तो पता ही है। तो उसमें जो 4 लोग हैं जिनकी एसआईटी गठन किया गया है, उन चारों पर आरोप है भ्रष्टाचार के, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके बावजूद भी ममता बनर्जी की सरकार ने जो है उन चारों को एसआईटी में डाला है और इसकी जाँच के लिए दिया है। क्या लगता है, निष्पक्ष जाँच होगी? देखिए, पहली बात तो इस समय जो कलकत्ता पुलिस के मुखिया हैं, उनका नाम खुद ही शारदा स्कैम था या नारदा स्कैम था, कौन सा एक स्कैम था, उसमें उनका खुद ही नाम है। और वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट आया था तो एफिडेविट में उनका भी नाम आया था। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट है, जो जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर अपराध हैं, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका है, उसको भी बंगाल की सरकार नहीं हटा रही है।
तो इसका मतलब तो यही है कि कहीं न कहीं वहाँ वसूली गैंग चल रही है, नीचे से इकट्ठा किया जाता है, ऊपर पहुँचाया जाता है। अदरवाइज़ ईमानदार पुलिस अधिकारियों की कमी थोड़ी है, ईमानदार इंस्पेक्टर की कमी थोड़ी है, ईमानदार हवलदार की कमी थोड़ी है बंगाल में, ईमानदार थानेदार की कमी थोड़ी है, ईमानदार पेशकार, ईमानदार कलेक्टर की कमी थोड़ी है, ईमानदार कप्तान और ईमानदार डीआईजी, ईमानदार आईजी कमी नहीं है। इसका मतलब कि जहाँ पे की पोस्ट है, मेन पोस्ट है, वहाँ जानबूझ के ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जो खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। अभी देख लीजिए आप किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार पर एकाएक जो है आरोप लग रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही है, पुरानी नई ताज़ी सारी की सारी निकल कर आ रही है। इसके बावजूद भी जो टीएमसी के कुछ सांसद हैं, जो जाने माने चेहरे हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी सांसद हैं, उन्होंने डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर नाराज़गी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए आप केंद्र से मांग कीजिए, इसमें ममता बनर्जी का क्या कसूर है। क्या आप डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा के लिए जिस राज्य में काम कर रहे हैं वो अपनी राज्य में बैठी सरकार से सुरक्षा की मांग भी नहीं कर सकते? और ये जो घटना हुई है उसके प्रोटेस्ट के लिए ये लोग नाराज़गी क्यों जता रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो दुर्घटना हुई है बहुत दुखद है, लेकिन इस दुर्घटना ने बहुत सारे पाखंडियों का पाखंड भी सामने ला दिया है। जो हाथरस जाते थे वो बंगाल नहीं गए, जो यहाँ से दादरी गए थे अखलाक के यहाँ, वो भी बंगाल नहीं जा रहे। छोटी छोटी बात पे धरना करने वाले, प्रदर्शन करने वाले, ट्वीट करने वाले, वीडियो बनाने वाले नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार सब एक्सपोज हो चुके हैं। ऐसा नहीं केवल नेता एक्सपोज हो रहे हैं, अभिनेता भी एक्सपोज हो रहे हैं, पत्रकार भी एक्सपोज हो रहे हैं, एडिटर भी एक्सपोज हो रहे हैं। आपके बहुत सारे तथाकथित जो सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पे यहाँ जंतर मंतर पहुँचने वाले, इधर पहुँचने वाले, उधर पहुँचने वाले, अखलाक हाथरस पहुँचने वाले और दादरी पहुँचने वाले, अभी तक इंडिया गठबंधन से कोई भी वहाँ नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस घटना ने नेताओं के पाखंड को भी उजागर कर दिया और अभिनेताओं के पाखंड को, लेखकों के पाखंड को, बुद्धिजीवियों के पाखंड को, पत्रकारों के पाखंड को, कलमकारों के पाखंड को और यूट्यूबर के पाखंड को भी एक्सपोज कर दिया है। न्यूज़ एंकर के भी पाखंड को एक्सपोज कर दिया है कि वास्तव में उनके लिए हत्या, बलात्कार स्थान देख के वो डिसाइड करते हैं बोलना है कि नहीं बोलना, पार्टी देख के डिसाइड करते हैं बोलना है नहीं देखना, जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं, सारा गणित बैठाते हैं, उसके बाद उसके बारे में बोलते हैं। इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा है। इवन महिलाएं सांसद जो हाथरस कांड पे भी पहुंची हुई थी, जिन्होंने मतलब वहाँ पे धरना भी दिया था, योगी सरकार से इस्तीफा भी मांगा था। अब आज में देखिए कि सारे सांसद, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो सिर्फ ट्विटर तक सीमित है और अगर कोई बोल रहा है तो सिर्फ यही बोल रहा है कि जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए। कोई भी ममता सरकार से एक भी सवाल नहीं कर रहा, ना ही उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। कहाँ गए वो लोग आज जो ये बोलते हैं कि योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, केंद्र सरकार ऐसा काम कर रही है बीजेपी। अब जब वही बीजेपी अगर उनसे सवाल कर रही है कलकत्ता सरकार, बंगाल सरकार से कि आपके राज्य में ऐसा हुआ है और अभी तक इतनी सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रही ममता बनर्जी। ना प्रशासन के खिलाफ लिया है पुलिस, कोलकाता पुलिस के खिलाफ, ना ही किसी और के लिए। देखिए, या तो लोग बंगाल जाने से डर रहे हैं कि वहाँ की पुलिस इनको भी पकड़ लेगी। दादरी जाने से कोई डरते नहीं थे, चले गए। हाथरस जाने से कोई नहीं डरे, चले गए। और जबकि कहते हैं कि यूपी में तानाशाही चल रही है, बीजेपी तानाशाही करती है। और जिसको कहते हैं बहुत बड़ी सेकुलर लीडर हैं, बहुत बड़ी लिबरल लीडर हैं, जो तथाकथित समाजवादी लीडर हैं, वहाँ समाजवादियों की जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, वहाँ पे सेकुलर्स की जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, वहाँ तो लिबरल की जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, नारीवादियों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और बाकी तो छोड़िए, उसी पॉलिटिकल पार्टी के एक सांसद ने कुछ लिख दिया था, वो भी बेचारे डरे डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी न हो जाए, वो भी कोर्ट जा रहे हैं। ये सिचुएशन है। तानाशाही कहाँ चल रही है सबको पता है, लेकिन अब इस घटना ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि भारत में गिद्धों की कमी नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी देख के, स्थान देख के, जाति धर्म देख के अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। सर, कपिल सर जो है पश्चिम बंगाल के खिलाफ उसमें समर्थन में केस लड़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जहां तक देखा जाए वो सपा के नेता भी हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से वो जो है केस भी लड़ रहे हैं। सिब्बल साहब वरिष्ठ वकील हैं, जहां उनको फीस मिलेगी वहां से लड़ेंगे। सिब्बल साहब राम मंदिर के खिलाफ भी लड़ रहे थे, सिब्बल साहब 3 तलाक वाले में भी थे, हमारी PIL हलाला और बहुविवाह रोकने की है, उस पर भी सिब्बल साहब हैं। तो सिब्बल साहब को जहाँ से फीस मिलती है वहाँ से लड़ते हैं और वकील को जहाँ से फीस लड़नी चाहिए। अब ये अलग बात है कि वो एक तरफ ही लड़ते हैं, कभी
आतंकवादियों को फांसी हो, अलगाववादियों को फांसी हो, माओवादियों को फांसी हो, ऐसा केस नहीं लेते हो। जिहादियों को फांसी हो, ऐसा केस नहीं लेते। सिब्बल साहब कभी ऐसा भी केस नहीं लड़ते कि हाँ भाई धर्मांतरण रुके, घुसपैठ रुके, ऐसा केस भी नहीं लेते। सिब्बल साहब कभी समान नागरिक संहिता का भी केस नहीं लेते। हाँ, पर्सनल लॉ का लेते हैं, वो पर्सनल लॉ बोर्ड का केस लेते हैं, जमीयत उलमा हिंद का केस लेते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड का केस लेते हैं, वो लेते हैं। तो वो प्रोफेशनल आदमी है, जहाँ से उनको फीस मिलती है वहाँ से लड़ते हैं। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जो लोग हमारे जैसे लोग, हम तो अपने घर का भी हम अपने घर का पैसा खर्च करके केस लड़ते हैं। सिब्बल साहब ऐसा नहीं कर सकते, वो अच्छा है, उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का वक्त दिया है सीबीआई को भी और ममता बनर्जी की सरकार को भी, कहा है कि गुरुवार तक जो है रिपोर्ट सबमिट करानी है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस पर क्या क्या एक्शन लिया और सीबीआई ने अब तक इसके बारे में क्या क्या जाँच की है। तो क्या लगता है, ममता बनर्जी को तो कहीं ना कहीं 2 दिन का समय मिल गया सबूतों के साथ खेलने का, लगता है आपको कि वो सही रिपोर्ट पेश करेंगे? देखिए, वहाँ स्थिति बहुत खतरनाक है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अब सीबीआई बताएगी उनको कितने सबूत वहाँ मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं। लेकिन जब एक बार जहाँ पे, ये बहुत बेसिक रूल होता है, कोई घटना होती सबसे पहले उस एरिया को उसको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, उसको बाउंड्री कर देते हैं, वहाँ कोई टच न करे। अब वहाँ पे बाकायदा काम भी हो रहा है, मिस्त्री आके काम कर रहा है, झाड़ू पोछा भी हो रहा है। तो कितना सबूत बचा है मुझे नहीं लगता वो सीबीआई अपने स्टेटस रिपोर्ट में बताएगी। इसलिए मतलब एक वकील के नाते मैं कह सकता हूँ कि अब नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि सच सामने आ जाए, एविडेंस पूरा इकट्ठा किया जा सके। धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ मौजूद थे अश्विनी उपाध्याय जी, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। तो इनसे हमने बात की है और हमने जाना भी है बहुत सी चीज़ों को। तो अब यही देखना बाकी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों का समय दिया है ममता बनर्जी की सरकार को और साथ ही साथ सीबीआई को कि वो रिपोर्ट पेश करे कि उन्होंने अब तक क्या जांच की है और ममता बनर्जी की सरकार ने इस पर अभी तक क्या क्या एक्शन लिया है। तो अभी देखना यही बाकी है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं 2 दिन का समय मिल चुका है सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का, खिलवाड़ करने का। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस अपने अंडर ले लिया है तो जाहिर सी बात है इस पर कुछ ना कुछ जल्द कार्रवाई ज़रूर होगी। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द मनमौजी।